हेलो दोस्तों, मेरा प्यार भरा आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं शिव चौहान आप सभी लोगों का एक बार शिक्षा कुल में स्वागत मित्रों। तो सभी लोग आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए जल्दी से आइए। और अगर आपके अभी जो भी मित्र लोग यूपीपीसीएस 2024 से जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी एडमिशन जारी है। ठीक है, तो आप उनको इन्फॉर्मेशन कर दीजिए मित्रों। ठीक है, अभी भी वो जुड़ सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम से और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए सभी लोग। ठीक है, चलिए हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। उस एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस, तो अभी हाल ही में इसके चर्चा में आने का प्रमुख कारण क्या है? क्या है एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस? इसका तात्पर्य क्या है? इस जो सड़क दुर्घटना डेटाबेस है, इसका तात्पर्य क्या है? और इसके लिए ई विस्तृत एक दुर्घटना रिपोर्ट जो है परियोजना बनाई गई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारत के सभी राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाली दुर्घटनाओं के संदर्भ में एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से संबंधित पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से जो भी दुर्घटनाएं हो रही थी उन दुर्घटनाओं के संबंध में एक डेटा को एकत्रित करने के लिए इसको तैयार किया गया। और ये डेटा इसलिए तैयार करना जरूरी था क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कितनी तेजी से लगातार पर डे जो है दुर्घटनाएं होती रहती। तो दुर्घटना होने का कारण क्या है सबसे पहली बात, और जो कारण है उसका निदान किस प्रकार से किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जा सकता है, या उसका समाधान जो है किस प्रकार से किया जा सकता है, उसी के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक बेसिक पोर्टल को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो भारत के राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेश में या भारत के किसी भी हिस्से में होने वाली जो विभिन्न प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं उनका डेटा कलेक्ट करके फिर उनका क्या करना है, हमें निदान करना है। निदान करने कहने का मतलब ये मित्रों कि उनका सॉल्यूशन किस आधार पर किया जा सकता है, जिससे कि ये जो भी दुर्घटनाएं होती हैं इनको दुर्घटनाओं को किस प्रकार से रोका जा सकता है। ठीक है, तो इस पहलू के लिए ये परियोजना को लाया गया। ठीक है, रोड सेफ्टी इंडिया। इस चर्चा में आने का जो प्रमुख कारण रहा कि अभी हाल ही में जो है भारत के सभी राज्य हों या केंद्र शासित प्रदेश हों, जहां पर जो भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो सड़क से होने वाली जो भी दुर्घटनाएं हैं उनको रिकॉर्ड के रूप में क्या करना है, एकत्रित करना है। और इस रिकॉर्ड को कैसे एकत्रित किया जाएगा, इसके लिए एक डिवाइस विकसित की गई मित्रों। तो बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना को रिकॉर्ड करने के लिए जो है एक जो है एप्लीकेशन का उपयोग किया गया है। एप्लीकेशन का उपयोग क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट। ये एक एप्लीकेशन है, इसका उपयोग करके जो है क्या है, जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उन दुर्घटनाओं के संबंध में डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ मित्रों इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है लगभग जो है 7 लाख से अधिक दुर्घटनाओं को दर्ज किया गया। कहने का मतलब ये है कि जो भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसके लिए ये जो एप्लीकेशन जो यूज किया जा रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट के माध्यम से जो इसको कलेक्ट किया जाएगा। और इसी प्लेटफॉर्म में जो है कितने लोग कितनी दुर्घटनाओं को दर्ज किया गया है, लगभग जो है 7 लाख से अधिक जो है दुर्घटनाओं को एकत्रित किया गया है। दुर्घटनाओं के संबंध में जो है जो डाटा है उसको क्या किया गया है, कलेक्ट किया गया है। तो ये भारत का भी काफी बड़ा मुद्दा है। आप लोग देख रहे होंगे डेली दैनिक दिनचर्या के जीवन में आप कहीं भी जाते वक्त भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उसका कारण क्या है, मेजर कारण क्या है, रूल्स फॉलो नहीं करते और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित और संरचना से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं तो क्या है उसी के संबंध में लाया गया है। तो इस एप्लीकेशन का उपयोग करके लगभग जो है 7 लाख से अधिक जो है दुर्घटना डेटाबेस को कलेक्ट किया गया है। ठीक है, और इसके महत्वपूर्ण अगर बिंदुओं की बात करें, अगर इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें मित्रों तो एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस को जो है एक ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट के माध्यम से जो है मित्रों इस परियोजना के माध्यम से भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है मित्रों।
तो यह पहल किसकी है? जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको कलेक्ट करने का जो कार्य किया जा रहा है, तो ये हमारे जो है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ये पहल है। जबकि इस परियोजना के लिए जो पैसे का प्रावधान कौन करेगा मित्रों? तो ये पहल है हमारी किसकी? सड़क जो है परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की पहल है। जबकि विश्व बैंक के द्वारा मीन्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है इसे क्या है? वित्त पोषित किया जाएगा। तो ये पहल तो हमारे केंद्रीय जो है सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्रालय की है, लेकिन इसको वित्त पोषित कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या है इसे वित्त पोषित किया जा रहा है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे वित्त पोषित किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो भी एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस सिस्टम है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसका नाम है आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे विकसित किया गया है। किसे मित्रों? किसे विकसित किया गया है? एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस सिस्टम इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट जो डेटाबेस है, इसको जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा इस एप्लीकेशन को विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है इसको? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे विकसित किया गया है इस डिवाइस के माध्यम से, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं? जो भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उनके संबंध में जो भी डाटा है उसको क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं। तो किसके द्वारा विकास किया गया मित्रों? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा मित्रों, आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे क्या है? विकसित किया गया है। ठीक है, आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे विकसित किया गया है और इसे जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। देखिए, कार्यान्वित किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसके लिए स्पेशल एजेंसी बनी है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा ही मित्रों इसे क्या है? कार्यान्वित किया जा रहा है। ये जो पहल है, ये पहल है सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की पहल है। ठीक है, जबकि इसका जो वित्त पोषण है वर्ल्ड बैंक कर रहा है, जबकि इसका जो कार्यान्वयन मित्रों कौन कर रहा है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण अगर बिंदुओं की बात करें मित्रों कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है मित्रों? तो इस एप्लीकेशन का उपयोग करके इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि भारत के जितने भी राज्य मित्रों और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश, कहने का मतलब ये कि भारत के किसी भी हिस्सा में होने वाली सड़क जो भी दुर्घटनाएं हैं उनके डेटाबेस को क्या करना है? एक कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने के बाद वहां दुर्घटना होने का प्रमुख कारण क्या है तो क्या किया जाएगा इसके माध्यम से? ये एक प्रकार का देखा जाए तो मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि पुलिस कर्मियों को प्राप्त होगा, और पुलिस कर्मी क्या करेंगे इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से? फोटोज के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से जो है जो भी सड़क दुर्घटनाएं इनका डेटाबेस क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा? उसका निदान कैसे किया जाएगा? तो निदान करने के लिए जो है लोक निर्माण विभाग या स्थानीय स्तर पर जो भी विभाग होंगे उनके इंजीनियर को जो है ये क्या है? उनके मोबाइल पर अलर्ट मैसेज चला जाएगा। फिर इंजीनियर आकर के उस दुर्घटना स्थल पर पहुंचेंगे और उसका निदान करने का सॉल्यूशन खोजेंगे। तो प्रमुख जो इसका उद्देश्य यही मित्रों, प्रमुख उद्देश्य यही, इस परियोजना का लक्ष्य यही है मित्रों कि देश के हर हिस्से से, देश के प्रत्येक हिस्से से होने वाली जो भी दुर्घटनाएं हैं उनके डेटाबेस को क्या करना है? जो भी अभी तक डेटाबेस कलेक्ट करने में जो भी समस्याएं आती थी तो कैसे इसका निदान किया जा सके, तो डेटाबेस को क्या करना है? समृद्ध करना है कलेक्ट करने के लिए। और इसके साथ ही साथ मित्रों एक एकीकृत दुर्घटना सड़क दुर्घटना डेटाबेस को क्या करना है? विकसित करना है। इसके साथ ही साथ मित्रों यह परियोजना जो है डेटा एनालिटिक्स तकनीक के कार्यान्वयन के माध्यम से जो है, कार्यान्वयन के माध्यम से एकीकृत सड़क दुर्घटना से संबंधित जो भी चीजें होंगी उनका विश्लेषण किया जाएगा, और विश्लेषण करने के बाद कि उस दुर्घटना का होने का प्रमुख कारण क्या था उसका एनालिसिस किया जाएगा, और एनालिसिस करने के बाद जो है क्या है? समाधान हेतु क्या है? सुझाव प्रस्तुत किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जब यही आपको कॉजेज नहीं मालूम होगा, क्या कारण है, तो आप सुझाव कैसे दे सकते हैं मित्रों? तो यही बात की गई कि इसका जो विश्लेषण एनालिसिस किया जाना चाहिए, और एनालिसिस के बाद विभिन्न प्रकार के सुधारात्मक सुझाव दिए जाएं, और उन सुझावों में जो सबसे अच्छा सुझाव है उसको क्या किया जाए? वहां पर लागू किया जाए। तो बात इसी की गई मित्रों कि विभिन्न प्रकार के सुधारात्मक उपलब्ध जो सुझाव हैं उनको क्या किया जाए? उपलब्ध कराया जाए।
तो इससे काफी हद तक जो है जो सड़क से संबंधित जो दुर्घटनाएं हैं मित्रों, इनको क्या है रोका जा सकता है। और जनमान हाल जो जनमान की जो हानि होती है मित्रों, इसको भी क्या है रोका जा सकता है। ठीक है। और यह किस प्रकार से डिवाइस काम करती है मित्रों, तो इसके कार्य करने का तरीका क्या होगा मित्रों, तो देखा जाए यह एक प्रकार की क्या है मोबाइल एप्लीकेशन है। मैंने क्या था आपसे कि यह एक प्रकार की मोबाइल एप्लीकेशन है जो पुलिस कर्मियों के द्वारा इसका उपयोग करते हुए फोटोज के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से घटना स्थल के बारे में क्या है डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। तो इसी बात की बात की गई मित्रों कि यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि पुलिस कर्मियों को क्या करेगा, फोटो लेने और वीडियो के साथ जो है सड़क जो दुर्घटना होगी उसके बारे में जो है विवरण दर्ज कराने में क्या है सक्षम बनाएगा। और इसके साथ ही साथ इस डिवाइस के माध्यम से मित्रों जो है घटना की एक अलग आईडी भी क्या है बनाई जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जहां पर सड़क दुर्घटना होगी उस स्थान से संबंधित जो है क्या किया जाएगा, एक अलग आईडी भी इसके माध्यम से बनाया जाएगा। और आईडी बनाने के बाद जो है मित्रों क्या किया जाएगा कि लोक निर्माण विभाग आपका लोक निर्माण विभाग है या स्थानीय स्तर का कोई भी निकाय होगा, जो भी लोकल बॉडीज होंगी, तो स्थानीय निकाय के जो है एक इंजीनियर को जो है वहां पर क्या किया जाएगा मोबाइल डिवाइस के माध्यम से उसे क्या है उस दुर्घटना के संदर्भ में क्या है एक अलर्ट मैसेज प्राप्त हो जाएगा। और प्राप्त होते ही ये इंजीनियर जो है दुर्घटना स्थल का क्या करेगा निरीक्षण करेगा और वहां पर पहुंचेगा। ठीक है। तो इस माध्यम से जो बताया गया है कि लोक निर्माण विभाग और स्थानीय निकाय के जो एक इंजीनियर जो है कि मोबाइल डिवाइस से क्या होगा मैसेज यहाँ का जो है क्या अलर्ट जो उनको प्राप्त होगा, वो प्राप्त करने के बाद इंजीनियर वहां पर पहुंचेगा और उसका निदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है। तो इसी के संदर्भ में जो है बात की गई है। अगला पॉइंट अगर देखें मित्रों, फिर वो करेगा क्या इंजीनियर क्या करेगा मित्रों कि वह जो दुर्घटना स्थल क्या करेगा दौरा करेगा। और दौरा करने के बाद जो है उसका जांच भी करेगा, बिल्कुल जांच भी होनी चाहिए। और जांच करने के बाद जो है आवश्यक जो भी विवरण वहां के लिए जरूरत होंगी, आवश्यक विवरण में मीन्स वहां के डिजाइन, सड़क डिजाइन में हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो, या सिग्नल को लेकर प्रॉब्लम आ रहा है, या लोगों के द्वारा रूल ना फॉलो किया जा रहा हो, या प्रशासन की वहां पर कमी आ रही है। तो इन समस्त पहलुओं पर क्या किया जाएगा एनालिसिस किया जाएगा और जो है और मोबाइल पर क्या है इसको साझा किया जाएगा। और इस प्रकार एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण जो है मित्रों आईआईटी मुंबई की एक टीम के द्वारा किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इसका जो इस डिवाइस का जो एप्लीकेशन का जो विकसित किया है वो किसने किया है आईआईटी मद्रास। लेकिन ये जो डेटाबेस होगा इसका विश्लेषण कौन करेगा, इसका विश्लेषण जो है आईआईटी मुंबई की एक टीम होगी। उस टीम के द्वारा जो है घटना स्थल का क्या किया जाएगा विश्लेषण किया जाएगा कि क्या वजह है दुर्घटना होने का। ठीक है। तो इसके आईआईटी मुंबई के द्वारा जो है क्या है उसके टीम के द्वारा इसका विश्लेषण किया जाएगा और यह जो है टीम क्या करेगी उनको सुझाव देगी। फिर जो है क्या सड़क डिजाइन में सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है या नहीं है, इनके द्वारा क्या है सुझाव प्रदान किया जाएगा वहां पर। ठीक है। तो इस तरह से ये सिस्टम जो है कार्य करेगा। फिर अगर हम बात करें मित्रों किसकी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की, क्योंकि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से इसका क्या है कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो हमें इसके बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है क्या, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है क्या मित्रों, तो इसकी जो स्थापना हुई थी मित्रों 1976 में जो की गई थी। जो सरकारी क्षेत्र में अगर देखा जाए बेहतर पद्धतियों और एकीकृत सेवाओं का उपयोग करते हुए यह विश्वव्यापी समाधानों को जो है अपनाने वाली ई सरकार या ई शासन संबंधी समाधानों को प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई। चाहे ई शासन से संबंधित मामला हो या फिर ई सरकार से संबंधित मामला हो, इनकी जो भी समस्याएं होंगी इनको समाधान करने के लिए जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी मित्रों। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का हेडक्वार्टर आपके मित्रों कहाँ पर है, इसका जो मुख्यालय मित्रों कहाँ पर है न्यू दिल्ली में। ठीक है। कहाँ पर है नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थापित है। ठीक है। चलिए अगला हमारा आज का जो मुद्दा है मित्रों,
अगला जो हमारा आज का मुद्दा है सुपर बग कैडिंडा ऑरिसिस। सुपर बग कैडिंडा ऑरिसिस, ठीक है। इसके चर्चा में आने का प्रमुख कारण क्या है? सुपर बग क्या होता है? सुपर बग कैडिंडा ऑरिसिस क्या है? और ये किस प्रकार से मानव के लिए खतरा बना हुआ है? ठीक है, इन समस्त पहलुओं पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो सुपर बग जो कैडिंडा है मित्रों, सुपर बग कैडिंडा ऑरिसिस, तो इसके चर्चा में आने का प्रमुख कारण क्या रहा है? पहले तो यही आपको मालूम होना चाहिए कि चर्चा में आने का प्रमुख कारण क्या रहा है। तो अभी हाल ही में जो है मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली के द्वारा आपका जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है मित्रों, यहाँ पर दक्षिणी अंडमान के जिले में जो है, दक्षिणी अंडमान जिले में मित्रों पहली बार जो है मित्रों, यहाँ पर क्या किया गया है, एक घातक सुपर जो बग है इसकी पहचान की गई। तो ये जो रिसर्च किया गया किसके द्वारा किया गया? वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली के अध्ययन में जो है प्राप्त हुआ मित्रों कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान जिले में पहली बार जो ये घटना हमें जो है क्या मिली कि वहां पर एक घातक सुपर बग की पहचान की गई। फिर क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कौन सा घातक सुपर बग है, क्या वजह है, क्या ये कितना घातक हो सकता है और सुपर बग किस प्रकार से घातक मानव के लिए साबित होते हैं। ठीक है, तो पहली बार जो है ये घातक सुपर बग की जो पहचान की गई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें कि जो कैडिंडा ऑरिसिस है सुपर बग, चलो ठीक है, जो कैडिंडा सुपर बग जो है ऑरिसिस, ये है क्या मित्रों? तो यह एक प्रकार का फंगी है, मींस कवक है एक प्रकार का मित्रों। तो ये जो सुपर बग जो कैडिंडा ऑरिसिस है मित्रों, यह एक प्रकार का आपका क्या है, यह एक प्रकार का कवक है। अगर देखा जाए ये किस परिवार से संबंधित होता है, तो ये जो है सैक्रोमाइसीटेल्स क्रम की, क्या मित्रों याद रखिएगा, सैक्रोमाइसीटेल्स क्रम के जो है मेसनिकोविया, याद रखिएगा मेसनिकोविया सी परिवार के, ये किस परिवार का सदस्य है? ये जो है मेसनिकोविया सी परिवार के जो है सुपर बग कैडिंडा ऑरिसिस से संबंधित है मित्रों। तो यह एक प्रकार का फंगी या कवक है जो कि सैक्रोमाइसीटेल्स क्रम का एक क्या है, मेसनिकोविया सी परिवार का सदस्य है, इसी परिवार से संबंधित है कैडिंडा सुपर बग ऑरिसिस। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा किस प्रकार मेसनिकोविया सी परिवार के सुपर बग कैडिंडा सी ऑरिसिस क्या है, कैडिंडा जो ऑरिसिस है इसी परिवार से संबंधित है। क्योंकि आपसे कथन के रूप में पूछा जा सकता है कि ये किस परिवार से संबंधित है। ठीक है, तो आपको एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है मित्रों। चलिए और महत्वपूर्ण बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसकी उत्पत्ति जो है किस प्रकार से होती है मित्रों। तो जो अभी हमें तक जो विश्लेषण मिला है कि कैडिंडा ऑरिसिस जो है निकटतम जो है ज्ञात रिश्तेदार, इसका जो रिश्तेदार है सी हेमुलोनी, क्या है इसका जो है कहते हैं जो रिश्तेदार है वो सी हेमुलोनी है, जिसे पहली बार जो है 1962 में जो है नीली धारीदार जो ग्रांट जो मछली थी मित्रों, इस पर जो है क्या इसको देखा गया, नीली धारीदार ग्रंट मछली के आंत में देखा गया और डॉल्फिन के त्वचा में, और इसके साथ ही साथ पुर्तगाल के तट पर जो समुद्री जल में इसे पहली बार 1962 में जो है इसे 1962 में नीली धारीदार जो ग्रंट जो मछलियां थी और डॉल्फिन जो आपके डॉल्फिन थी इसके त्वचा में जो है पहली बार इसको देखा गया था। ठीक है, कैडिंडा ऑरिसिस को। और इसकी अगर पहचान की बात की जाए मित्रों, तो इसकी पहचान अगर देखा जाए सही स्पष्ट रूप में कब की गई थी, तो इसकी पहचान जो है 2009 में जो है मित्रों, इसकी पहचान सर्वप्रथम जो है जापान में की गई थी। कहां पर की गई थी? जापान में की गई थी मित्रों। तो इसकी जो पहचान पहली बार जो है मित्रों कहां पर की गई? 2009 में की गई थी और जापान के एक मरीज में जो है इसकी सुपर बग कैडिंडा ऑरिसिस की पहचान की गई। ठीक है, फिर और इस यह एक प्रकार का बताया जा रहा है कि मित्रों यह एक प्रकार का जो सुपर बग जो कैडिंडा ऑरिसिस है मित्रों, यह एक प्रकार का जो है क्या प्रतिरोधी रोगजनक है, मींस रोगाणु रोधी नहीं है,
जैसे मान लीजिए आपको कोई रोग है, उसके निदान के लिए आपके लिए सहायक हो, रोगाणुरोधी होता है, जैसे एंटीबायोटिक दवाएं रोगाणुरोधी होती हैं, जबकि ये क्या प्रतिरोधी है, मीन्स उसके क्या है मित्रों, ये विपरीत है, रोग को सही नहीं करता है, जबकि और उसके विपरीत ही क्या है, खड़ा हो जाता है और प्रसार करता है उसका, ठीक नहीं होने देता बीमारी को। ठीक है, तो ये इसी बात का जिक्र किया गया मित्रों कि यह जो है प्रतिरोधी रोगजनक है, न कि रोगाणुरोधी। रोगाणुरोधी कहने का मतलब ये है कि रोगों को हरने वाला, उसमें सहायक होने वाला, जबकि ये जो है प्रतिरोधी है भाई साहब, इसी के एंटी खड़ा हो जाता है। तो बताया जा रहा है मित्रों कि यह प्रतिरोधी रोगजनक है जो मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर वैश्विक खतरा बना हुआ है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए जो है क्या है, गंभीर खतरे के रूप में साबित हो सकता है। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण अगर बात करें मित्रों कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध जो है एक रोगाणुरोधी दवा के प्रति जो है एक क्या है मित्रों, एक सूक्ष्म जीव का एक प्रतिरोध है जो मूल रूप से सूक्ष्म जीव के कारण होने वाले संक्रमण के उपचार के लिए क्या है, ये प्रभावी होता है। ठीक है, और यह किस प्रकार से मनुष्यों के लिए प्रति संवेदनशीलता होता है, यह किस प्रकार से मनुष्यों के लिए जो है संवेदनशील है मित्रों, इसके संदर्भ में बताया गया है मित्रों कि जो कैडेंडर जो ऑर्सिस होता है मित्रों, जो ये कैडेंडर ऑर्सिस नामक जो सुपर बग है मित्रों, ये सबसे ज्यादा उन मनुष्यों को प्रभावित करता है जो जिनकी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली होता है, जिनका इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून जो डिफेंस सिस्टम उनका, जिन व्यक्तियों का कमजोर होता है तो उनको बहुत ही तेजी से ये क्या है, प्रभावित करता है। तो इसमें इसी बात का जिक्र किया गया मित्रों कि जो कैडेंडा जो ऑरिसिस है, ये जो कैडेंडा ऑरिसिस जो सुपर बग है मित्रों, ये सबसे ज्यादा प्रभावित किनको करता है, ये कमजोर प्रतिरक्षा वाले रोगियों को प्रभावित करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कमजोर है, जिनकी प्रतिरक्षा क्षमता है, सबसे ज्यादा उन्हीं को जो ये क्या है, घातक हो सकता है मित्रों। और यह कवक जो तब तक घातक होता है जब तक ये रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और यह कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगों के शरीर में रहता है। कहा जा रहा है मित्रों कि ये सबसे ज्यादा जो है, जो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके बॉडी में जो है सबसे ज्यादा ये क्या है, कैडिंडा ऑर्सिस नामक सुपरबग रहता है। और इसके माध्यम से क्या है मित्रों, ये जो है क्या है, जब तक रक्त में प्रवेश नहीं हो जाता, कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा ये घातक तब सिद्ध होता है जब व्यक्ति के रक्त में ये प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा किसमें, जो कैंसर से बहुत ही तेजी से बीमारी, कैंसर नामक जो है बीमारी से ग्रसित रहते हैं मित्रों, तो इनके शरीर में ये क्या है, ये कैडिंडा जो ऑर्सिस जो सुपर बग है, उन्हीं के शरीर में क्या है, ये ज्यादा समय तक विद्यमान रहता है। और देखिए ये जो सुपर बग जो कैडिंडा जो ऑर्सिस है मित्रों, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है मित्रों, अगर कहा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग जो है कहा जा रहा है कि उसके प्रति अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो कैडिंडा ऑरिसिस है मित्रों, ये अधिक तापमान भी सहन कर सकता है और अधिक जो है लवणीयता भी सहन कर सकता है, सैलिनिटी। तो कैडिंडा ऑरिसिस जो है ये टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में भी अपने अनुकूल है और हाई सैलिनिटी के माध्यम में भी। तो कहा जा रहा है मित्रों कि कैडिंडा ऑरिसिस जो है तापीय मामले को लेकर के भी और लवणीय मामले को लेकर भी क्या है, ये जो है क्या है, अनुकूल है, जो मानव शरीर को एक मेजबान के रूप में क्या है, अधिक रूप से क्या है, संवेदनशील बनाता है। ठीक है, तो ये था सुपरबग कैडिंडा ऑरिसिस के संदर्भ में। चलिए फिर आपका क्वेश्चन उठता है मित्रों कि सुपरबग होता क्या है, सुपरबग आप किसे कहेंगे। तो सुपरबग एक प्रकार से मित्रों देखा जाए तो सुपरबग जो है एक प्रकार से क्या है, एक सूक्ष्म जीव होता है मित्रों। क्या है, एक सूक्ष्म जीव होता है और जो व्यक्ति जो है मित्रों क्या है, लगातार एंटीबायोटिक दवाओं के संबंध में क्या है, बना रहता है। तो बात की जा रही है कि सुपर बग होता क्या है मित्रों, तो सुपर बग जो एक प्रकार का क्या होता है मित्रों, ये सूक्ष्म जीव होता है जो लंबे समय तक एंटीबायोटिक दवाओं के संपर्क में जो है रहने के बाद जो एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं उनके प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। कहने का मतलब ये
कि सुपर बग एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है जो एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं उनके साथ एक लंबे समय तक रहने के बाद जो एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं उन्हीं के प्रति ये प्रतिरोध में खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इसी बात का किया गया जिक्र कि मित्रों कि ये एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं उन्हीं के प्रति क्या हो जाता है, ये प्रतिरोधी हो जाता है मित्रों। इसीलिए जो हमारी एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं जो हमारे संक्रमण से निपटने के लिए व्यक्ति के जो संक्रमण है उससे निपटने के लिए क्या है, एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। लेकिन जैसे ये सुपर बग कार्य करता है मित्रों, तो जो भी हमारी एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं वो हमारे शरीर में कार्य करना बंद कर देती हैं। मीन्स उन दवाओं का प्रभाव हमारे शरीर में नहीं पड़ता है। तो इसमें इसी बात का जिक्र किया गया है मित्रों कि ये जो दवाएं मित्रों क्या हो जाती हैं, अप्रभावी हो जाती हैं, कोई उनका प्रभाव पड़ता नहीं है, चाहे आप जितनी भी एंटीबायोटिक खाइए। कहते नहीं कि दवाओं का डोज भी क्या है, एक निर्धारित जो डोज है उसी के हिसाब से खाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही जो है क्या है, ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि ज्यादा मात्रा में दवा खाना भी क्या है, आपके स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है मित्रों। लगातार चेतावनी दी जाती है लेकिन फिर भी हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है मित्रों, तो सभी लोग याद रखिएगा मित्रों कि ये जो है अगर ज्यादा मात्रा में अगर आप लोग खाते भी तो भी नुकसानदायक है। और ये जो है क्या है, जो भी एंटीबायोटिक दवाएं होंगी इसके कारण क्या हो जाएंगी, आप प्रभावी हो जाएंगे, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और संक्रमण शरीर में क्या है, बना रहता है, जिससे दूसरे में भी क्या है, फैलने का क्या है, खतरा बढ़ जाता है। ये संक्रमण दूर नहीं होता है और बना रहता है और इससे दूसरा भी व्यक्ति क्या है, इससे प्रभावित हो सकता है। ठीक है, ये था सुपर बग के संबंध में। और सुपर बग बनने का प्रमुख कारण क्या है मित्रों, कैसे सुपर बग का निर्माण होता है। तो सुपर बग बनने का प्रमुख कारण ये है मित्रों कि जैसे आपको डॉक्टर के द्वारा निर्धारित डोज बताया गया कि इतना ही लेना है, लेकिन डॉक्टर से एक बार ले आए, फिर इसके बाद अपने मन से जाकर के मेडिकल स्टोर गए, दवा के ऊपर दवा, एंटीबायोटिक के ऊपर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के ऊपर एंटीबायोटिक खा रहे हैं। तो जब हम लोग निर्धारित डोज से अधिक दवाओं का सेवन करते हैं या दवाओं का दुरुपयोग करते हैं तो उससे भी क्या है, इस सुपर बग का निर्माण होता है मित्रों। तो सुपर बग बनने का प्रमुख जो कारण ये मित्रों, कहा जा रहा है कि जब एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं इनका अत्यधिक उपयोग करने से और दुरुपयोग करने से, इसके साथ ही साथ मित्रों ये जो है एंटीबायोटिक्स को गलत तरीके से लेना, जब आप एंटीबायोटिक दवाओं को आप गलत तरीके से यूज करते हैं, उसका उपभोग करते हैं मित्रों, तो यह जो क्या करता है, वायरल संक्रमण के इलाज के लिए जो एंटीबायोटिक जो ली जाती है मित्रों, ये एंटीबायोटिक जो है उपचारित चिकन और पशुओं के मानव उपभोग से ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। फिर ये दवाएं क्या करती हैं, काम करना अपना बंद कर देती हैं। हर चीज की सीमाएं, ठीक है, कहती ना हर चीज की सीमाएं होती हैं, उन्हीं सीमाओं के भीतर क्या है, हमें कार्य करना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर सीमा से बाहर रहोगे तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना होगा। ठीक है, फिर अगर अगले बिंदु की बात करें, WHO के द्वारा जो है कुछ सुपर बग बताए गए हैं, जैसे MRSA, इसे क्या कहते हैं मित्रों, मेथिसिलिन प्रतिरोधी स्टेफिलोकस ऑरिसिस, दूसरा है निसेरिया गोनोरिया, तीसरा है ग्लेब्सियला ई कोली इत्यादि। ये WHO के द्वारा कुछ सुपर बग के संदर्भ में बताया गया है। ठीक है, WHO के द्वारा। और क्लेब जो एशिया मित्रों, जो क्लेब एशियला जो ये जो सुपर बग है, ये बैक्टीरिया ने अभी हाल ही में जो है कार्बापेनेंस नामक एक एंटीबायोटिक दवाओं के जो है शक्तिशाली वर्ग के प्रतिरोध के रूप में भी क्या है, कार्य करना चालू किया। तो अभी इसका क्या एक प्रभाव जो है क्या है, देखा गया है। ठीक है, ये जो है सुपर बग किस प्रकार से रोगाणुरोधी न होकर के फिर क्या हो जाता है, ये प्रतिरोधी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले बिंदु की बात करें मित्रों। अगले बिंदु की बात करें तो ये था सुपर बग ऑरिसिस के बारे में। तो सुपर बग क्या था, हम लोगों ने देखा सुपर बग जो ऑरिसिस था, कैडिंडा ऑरिसिस था, उसके संबंध में जाना, और किस प्रकार से सुपर बग का निर्माण होता है इसके संबंध में भी आप लोगों ने जाना।
ठीक है। तो क्वेश्चन इससे मेंस में बन सकता है कि अत्यधिक मात्रा में दवाओं का जो सेवन करना कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, लेकिन ये किस प्रकार से, ये मेडिकल स्टोरों में जो क्या इसके लिए कोई भी कानून या कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिसके तहत जो है इसे क्या है कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि इस प्रकार से बीमारियों को क्या है रोका जा सके। ठीक है, तो आप लोग समझने का प्रयास करिए। चलिए अगला मुद्दा है मित्रों, अगला हमारा जो मुद्दा है ब्रुश ब्रुसेलोसिस रोग। ये ब्रुसेलोसिस रोग है क्या मित्रों? तो पहला तो मुद्दा में चर्चा में आने का प्रमुख कारण ये है कि ब्रुसेलोसिस रोग है क्या मित्रों? यह रोग अभी हाल ही में जो है जो ब्रुसेलोसिस रोग है मित्रों, तो कई जो गौशालाएं थी तो उन गौशाला में जो है इस रोग को क्या है मुख्य रूप से देखा गया। और इस रोग से जो है मुख्य रूप से जो है क्या है गाय में, गांव जो गाय होती है हमारी गाय माता जी, इनको ये क्या है प्रभावित किया। ठीक है, तो इस रोग के लिए, इस रोग के निदान के लिए एक अभियान चालू किया गया। इसके समाधान के लिए क्या है एक जो है अभियान चालू किया गया मित्रों। तो यह जो रोग होता है मित्रों, ये जो है क्या किसमें जो है फैला, गायों में फैला। लेकिन इस रोग के निदान के लिए जो है अभी एक अभियान जो है शुरू किया गया, मीन्स इनके टीकाकरण की व्यवस्था की गई। तो चर्चा में आने का प्रमुख कारण यही मित्रों कि जो ब्रुसेलोसिस नामक जो रोग है ये गायों में इसका बड़ी तेजी से प्रसार हुआ, जिसको रोकने के लिए जो है टीकाकरण का शुभ आरंभ किया गया। ठीक है, टीकाकरण करने के लिए इसका क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। तो चर्चा में आने का प्रमुख कारण क्या है, इसको देखिए। सबसे पहले तो चर्चा में आने का जो प्रमुख कारण ये है मित्रों कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, किसके तहत, तो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिस पशुओं में ये रोग जो फैला था, कौन सा रोग, ब्रुसेलोसिस नामक जो रोग फैला था मित्रों, तो इसका बचाव किस आधार पर किया जा सकता है, तो इसके बचाव के लिए मित्रों, इसके बचाव के लिए क्या है टीकाकरण जो है किया गया। और टीकाकरण पशुओं क्या किया गया, टीकाकरण किया जाएगा। और इसके लिए विभाग की ओर से क्या एक अभियान शुरू किया गया। इस रोग से मुख्य रूप से प्रभावित होने वाले जानवरों में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि। ठीक है, तो ये जो है एक अभियान जो है इस रोग से बचाव के लिए जो है मुख्य रूप से जो गायों में जो फैला हुआ था मित्रों, तो इनके बचाव के लिए क्या किया गया, टीकाकरण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, टीकाकरण का प्रावधान किया गया है। तो आपका क्वेश्चन बनता है मित्रों कि ब्रुसेलोसिस रोग है क्या, ये ऐसा क्या रोग है मित्रों जो गायों में इतनी तेजी से इसका प्रसार हुआ, उसके प्रसार होने का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो पहले देखिए मित्रों ये जो ब्रुसेलोसिस नामक जो रोग है ये है क्या, तो यह एक मुख्य प्रकार से देखा जाए तो मित्रों यह जो है क्या है बैक्टीरिया का संक्रमण है। तो मित्रों ये जो है जो ब्रुसेलोसिस नामक जो रोग है मित्रों, यह एक प्रकार का जीवाणु जो है क्या है बैक्टीरिया का क्या है संक्रमण है जो जानवरों से लोगों में फैलता है। यह ऐसा रोग है मित्रों कि जानवरों से लोगों में फैलता है, मीन्स मानव में, और मानव से जानवरों में फैलता है। ठीक है, तो इसमें इसी बात का जिक्र किया गया मित्रों कि यह एक जो है कैसा जो है बैक्टीरिया का संक्रमण है मित्रों जो जानवरों से लोगों में फैलता है। मान लीजिए मानव है, मानव से क्या है जानवरों में, और जानवर से मानव में जो है फैलता है मित्रों। और यह मुख्य रूप से जो रोग है मित्रों जो ब्रुसेलोसिस नामक जो रोग है गायों में, भैंसों में, भेड़, बकरी, सुकर और जो कुत्तों में फैलने वाली बताया जा रहा है मित्रों कि यह एक कैसी बीमारी है मित्रों, यह एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। कैसी बीमारी, यह एक प्रकार की मुख्य रूप से जो है संक्रामक बीमारी है मित्रों। और यह एक जो है प्राणी रुजा, प्राणी रुजा कहने का मतलब क्या है मित्रों, प्राणी रुजा कहने का मतलब ये है कि ये जूनोटिक बीमारी है, ये जीव जनित बीमारी है, मीन्स जूनोटिक बीमारी मित्रों। ये जूनोटिक नामक बीमारी है जो पशुओं से मनुष्यों में और मनुष्यों से पशुओं में क्या है ये फैलती है। तो यह एक प्रकार की जीव जनित बीमारी है। ठीक है, और जो ये ब्रुसेलोसिस है मित्रों यह एक प्रकार का क्या है जीवाणुओं का, एक बैक्टीरिया का क्या है संक्रमण है। इससे कौन कौन प्रभावित होता है, आपके गाय, भैंस, भेड़, बकरी, शुकर, कुत्ते में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। ठीक है,
और ये जो एक प्रकार की क्या है, जीव जनित जो है रोग है मित्रों, जो पशुओं से मनुष्यों में और मनुष्यों से पशुओं में इसका प्रसार होता है। ठीक है। फिर देखिए मित्रों, इस बीमारी से जो है ग्रस्त जो भी पशु, उनको मित्रों क्या हो जाता है, जो भी पशु ब्रुसेलोसिस नामक रोग से ग्रसित होते हैं, तो इनका प्रभाव क्या पड़ता है जानवरों में मित्रों। तो इसी की बात की गई मित्रों कि जो भी ग्रसित जो पशु मित्रों, इस बीमारी से ग्रसित जो भी पशु होंगे, तो क्या होता है, जो 7 से 9 महीने के जो गर्भकाल होता है, उनका जो गर्भकाल होता है, उसी के दौरान इनका क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। सोचिए, जो उनका गर्भकाल का जो समय है, उसी समय में क्या हो जाता है मित्रों, ये गर्भपात हो जाता है। और ये रोग जो है पशुशाला में बड़े पैमाने पर फैलता है, क्योंकि पशुशाला जहाँ पर बना होता है, जो भी गौशाले होते हैं, वहाँ बड़ी मात्रा में जो गाय पशु होते हैं, जानवर होते हैं, जैसे ही एक में होगा तो वो बड़ी तेजी से अपना प्रसार करना चालू हो जाता है मित्रों। तो ये मुख्य रूप से जो है सबसे ज्यादा इसका जो प्रसार होता है मित्रों, कहाँ पर होता है, ये जो है पशुशाला में बड़े पैमाने पर जो है फैलता है। और इसके साथ ही साथ पशुओं में क्या हो जाता है, इससे क्या होता है, इसके प्रभाव से क्या होता है, गर्भपात हो जाता है मित्रों। और जिससे एक भारी आर्थिक हानि भी होती है, क्योंकि पशुधन हमारे आर्थिक महत्व का, आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा है मित्रों। तो इससे क्या होगी, हमारी कहीं ना कहीं आर्थिक क्षति और आर्थिक हानि भी होगी। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे, जो किसानों की जो आय है उसको दुगनी करने में कहीं ना कहीं ये जो पशुओं से संबंधित जो आर्थिक धन है, इसको भी क्या है, सम्मिलित किया जाता है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डेयरी के संबंध में एक प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें से पशुधन से संबंधित आय को भी क्या है, दुगना करने का प्रावधान किया जा रहा है। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से जो मित्रों, ये आर्थिक, इससे क्या है, इससे प्रभाव से आर्थिक भी हानि होती है। और ये बीमारी जो मनुष्यों के स्वास्थ्य एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें मित्रों वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर जो है लगभग जो 5 लाख जो है मनुष्य, लगभग 5 लाख मनुष्य हर वर्ष जो है इससे क्या है, इस रोग से ग्रसित है। ये डाटा है मित्रों कि विश्व स्तर पर लगभग प्रत्येक वर्ष कितने लोग इस रोग से ग्रसित हैं, लगभग जो है मित्रों बताया जा रहा है कि 5 लाख लोग जो है इससे क्या है, ग्रसित हो जाते हैं। और अभी भी अगर देखा जाए मित्रों, तो ये जो है जितने तेजी से अपना प्रसार ये जानवरों में करता है, उतना तेजी से प्रसार ये क्या है, मनुष्यों में उतनी तेजी से नहीं हो पाता है। नहीं तो इसका प्रभाव बहुत ही तेजी से अभी आपको देखने को मिलता। ठीक है। चलिए और महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। तो इसका संचरण किस प्रकार से होता है, इसका संचरण जो है किस प्रकार से होता है मित्रों, तो बताया गया कि आमतौर पर लोग क्या करते हैं, कच्चे दूध कहने का मतलब क्या है, आप लोग गांव में जब रहते होंगे देखते होंगे, कच्चा दूध कहने का मतलब ये है कि पशुओं के द्वारा जो दूहा गया, जब दूहते हैं दूध को, निकाला गया जो दूध होता है पशुओं का, वो कच्चा दूध होता है। बिना कहने का मतलब ये कि बिना पाश्चुरीकृत दूध। ठीक है। तो बिना पाश्चुरीकृत जो दूध है वो कच्चा दूध कहलाता है मित्रों। तो कहने का मतलब कई वैज्ञानिकों के अध्ययन के द्वारा पाया गया कि कच्चा, देखिए सब लोग कहते हैं कि कच्चा दूध लाभदायक होता है, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा जो अध्ययन किया गया है, तो उन्होंने बताया कि इसमें कोई स्पष्ट हमें क्या है, जानकारी नहीं मिलती है कि कच्चे दूध से क्या है, क्या कोई लाभ जो है दिख रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों के अध्ययन के द्वारा ये बात जरूर जो है देखा गया, और उन्होंने पहचान भी किया कि कच्चे जो रोग है, जो कच्चा दूध है, मीन्स बिना पाश्चुरीकृत जो दूध है, ये जो है क्या है, हानिकारक होता है। और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए कई बीमारियां होने की इससे संभावना होती है। ठीक है। तो इसके संबंध में बताया गया कि कच्चा दूध मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है, बिना पाश्चुरीकृत दूध। तो अगर हम कच्चे दूध मीन्स जो बिना पाश्चुरीकृत जो दूध है, अगर उसके संबंधित उत्पादों का हम लोग क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, तो मित्रों बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा उसी से व्यक्ति क्या है, संक्रमित होते हैं। ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि कच्चे दूध के उत्पाद के खाने से जो है संक्रमित हो जाते हैं। और यह कभी कभी जो है ब्रुसेलोसिस का जो कारण है मित्रों, बनने वाला जो प्रमुख कारण ये है कि बैक्टीरिया जो हवा के माध्यम से या संक्रमित जो जानवर होते हैं इनके सीधे संपर्क में आ जाने के कारण क्या हो जाता है, ये तेजी से अपना क्या है, प्रसार करना। बिल्कुल सही कहा प्रियपाल जी कि जो है गांव में कुछ लोग कच्चा दूध का ही सेवन करते हैं, बिल्कुल बात सही है।
करते हैं, आज की डेट में भी करते हैं, लेकिन कह रहे कहीं न कहीं जो बैक्टीरिया हैं उनमें क्या हो जाता है, अपना प्रसार करना चालू कर देते हैं, जिससे मानव के जैसे ही बॉडी में अंदर जाएगा और बॉडी में अंदर जाने के बाद जो है क्या है, ये हमारे रक्त प्रवाह में जाएगा और व्यक्ति को क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। ठीक है, ये वैज्ञानिकों का अध्ययन है, मेरा अध्ययन नहीं है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों के द्वारा इसके संदर्भ में बताया गया है कि इससे कुछ भी, इससे मतलब जो स्पष्ट अगर लाभ की बात करें तो इससे कोई हमें स्पष्ट लाभ की पहचान नहीं हुई है, जबकि इससे कई बीमारियों की स्पष्ट पहचान वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये था जो है संचरण, इनके संचरण के संबंध में कि कैसे जो है ये जो है इनका संचरण अर्थात प्रसार होता है। ठीक है, कैसे मनुष्य में प्रवेश करता है, कैसे जानवरों में प्रवेश करता है, कैसे जानवर से मनुष्य में प्रवेश करता है, तो प्रमुख कारण ये है। ठीक है, चलिए अगर हम इसके लक्षण की बात करें, कैसे आप जानोगे, कैसे आप जानोगे कि जो ब्रुसेलोसिस नामक जो रोग है इससे व्यक्ति ग्रसित है, तो सबसे प्रमुख जो लक्षण ये मित्रों, सबसे ज्यादा इसमें क्या होती है, आपको थकावट महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, और सबसे ज्यादा जो प्रमुख कारण है, आपका वेट मीन्स वजन भी कम होने लगता है इससे। तो सबसे प्रमुख कारण ये है मित्रों, इसके जो लक्षणों के संदर्भ में मित्रों, सबसे ज्यादा इसमें आपको बुखार जैसे लक्षण बने रहते हैं, कमजोरी फील होगी और अस्वस्थता बनी रहती है। सबसे मेजर जो कारण है मित्रों, वजन का कम होना, वजन का कम होना जो है ये भी एक प्रमुख कारण है। ठीक है, फिर देखिए अगला, अगर हम इसके उपचार के बारे में बात करें कि क्या इसका उपचार कोई संभव है जिसके माध्यम से इससे बचा जा सके, तो इसके उपचार के अगर संदर्भ में बात करें मित्रों, तो बताया गया है कि संक्रमण का जो है इलाज आम तौर पर क्या करते हैं, इससे बचने के लिए जो है हम लोग एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके पहले हमने पढ़ा सुपर बग कैडिंडाओसिस, अगर आप ज्यादा एंटीबायोटिक का जो है दुरुपयोग करते हैं, ज्यादा सेवन करते हैं निर्धारित डोज से ज्यादा, तो भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मित्रों, बात की जा रही है कि इसके उपचार के लिए मुख्य रूप से जो सामान्य तौर पर जो उपयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक दवाओं से ही क्या है, इसका निदान किया जा सकता है। और जो है उपचार में कोई सप्ताह से लेकर कई महीनों तक समय लगता है और संक्रमण दोबारा भी हो सकता है। कहने का मतलब ये मित्रों कि इस रोग से संबंधित उपचार करने के लिए सामान्य तौर पर एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके निदान करने में मीन्स इसका उपचार करने में अर्थात सॉल्यूशन करने के संदर्भ में काफी समय लग जाता है। एक सप्ताह से लेकर के हो सकता है महीनों समय लग जाए, और हो सकता है कि आप इस रोग से जो है सही हो जाने के बावजूद भी क्या है, इससे दोबारा फिर ग्रसित हो सकते हैं। तो इसलिए व्यक्ति की ठीक ठाक जो है अपनी क्या है मजबूती, अपनी इम्यून सिस्टम भी क्या है मजबूत रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिर आपसे क्वेश्चन बनता है मित्रों कि एंटीबायोटिक्स है क्या है। अगर बार बार कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए, तो एंटीबायोटिक्स होते क्या है मित्रों, तो एंटीबायोटिक्स के संदर्भ में अगर आप जाने मित्रों, तो एंटीबायोटिक्स कहा जा रहा है मित्रों, यह एक प्रकार का क्या होता है, यौगिक होता है जो बैक्टीरिया को मार देता है। तो एंटीबायोटिक्स है क्या मित्रों, तो ये एंटीबायोटिक एक प्रकार के क्या है, यौगिक है मित्रों, जो मुख्य रूप से बैक्टीरिया के संक्रमण को क्या करता है, वहीं पर उनको जो है मार देता है। मार देता है कहने का मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके विकास के, उनके डेवलपमेंट को वहीं पर क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो जो भी वायरल्स होते हैं, देखते हो कि एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं, तो कहा जा रहा है कि ये मुख्य रूप से जो भी बैक्टीरिया, जो भी जीवाणु होते हैं उनके विकास को रोक देता है और उनको मार देता है। और यह बीमारी न फैलने देने वाले यौगिकों का एक व्यापक जो है क्या होता है, समूह होता है मित्रों, जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित जो है सामान्य सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले बैक्टीरिया, आपके फफूंदी मीन्स कवक और अन्य परजीवियों के कारण जो है हुए संक्रमण को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मीन्स जो एंटीबायोटिक जो होता है मित्रों, मुख्य रूप से जो है कहा जा रहा है, ये जो कई जो है यौगिकों का क्या होता है, व्यापक समूह होता है जो परजीवी से संबंधित रोग के लिए, कवक से संबंधित रोगों के लिए, संक्रमण संबंधित उनके संक्रमक अर्थात और
ये जो आपके बैक्टीरिया के संक्रमण संबंधी बचने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है सॉल्यूशन के संदर्भ में। ठीक है, तो जैसे जो भी आपकी एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं ये इनके लिए कार्य करती हैं।